वेलकम बैक फ्रेंड, मैं आनंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों के एलटी एग्ज़ाम के लिए जो स्पेशल सीरीज चलाई जा रही थी उसका ये 10 पार्ट है। और इसके पहले मैंने आप लोगों को 9 पार्ट दिए हैं, तो यदि आप उस 9 पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए जून मंथ का जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें जून मंथ के जो 37 महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करके ये मंथली करंट अफेयर्स तैयार किया गया है। इसी तरह आपको हर मंथ के भी मिलते रहेंगे, लेकिन आपका पेपर जुलाई में है, इसलिए आपका करंट अफेयर जो है पिछले 2 से 3 महीने का हो सकता है। तो अभी तक तो मैं जून का ही दे पाया हूँ, तो आप लोग जून का ही देख के जाइए, जिससे ये रहेगा ज़रूर 1-2 क्वेश्चन अगर उसमें से फंसने लायक रहेंगे तो ज़रूर फंस जाएंगे। और बाकी आप लोग अपने लेवल पे तैयारी अच्छी ही किए होंगे सब्जेक्टिव। और जीएस का जो मैंने ये सीरीज चलाया हुआ था ये महत्वपूर्ण प्रश्नों से सम्मिलित था, तो आज इसका लास्ट पार्ट है, ये लास्ट सीरीज है और कल आप लोगों की परीक्षा अच्छे से अच्छे हो। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कैलाश श्रृंखला से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर जितने भी जीआईसी के पेपर हुए हैं उन पेपर के से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने लायक थे उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करके बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यानी ऐसा कौन सा पहला पाकिस्तानी नागरिक था जिसको भारत रत्न से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है सम्मानित किया गया है। हालांकि 2 विदेशी ऐसे नागरिक हैं, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं और एक नेल्सन मंडेला थे, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो 2 ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसे नवाजा गया है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार आए हुए एग्जाम में और जीआईसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया, तो वो किसने किया हुआ था? तो विलियम जोन्स महोदय ने किया हुआ था। और आप लोगों को पता ही है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है एक महत्वपूर्ण कृति है कालिदास जी की। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि हो सकता है मैं भी पूछ सकता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है और अभिज्ञान शाकुंतलम को सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया विलियम जोन्स महोदय ने। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करते हैं? यानी पित्ताशय में जो पत्थर होते हैं वो किसका पाचन प्रभावित करते हैं? तो वो वसा का करते हैं। और 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट। तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, ये कब होता है, किस कंडीशन पे? तो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जब त्वरित होती है, यानी ऊपर की ओर जब जा रही होती है, तो उस टाइम जो है लिफ्ट में बैठे किसी पिंड या किसी व्यक्ति का आभासी भार उसके भार से जो है अधिक मालूम चलता है। यानी अगर कोई 10 किलोग्राम का है तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसे लगेगा कि मेरा भार जो है बढ़ा हुआ है। हालांकि आभासी भार होता है, ये वास्तविक भार नहीं होता है। 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और साइंस से संबंधित है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी, यानी अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं और सबसे अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं ही थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 12 से लेकर 17 था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है और उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है उस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करने के बाद। और आप लोगों को ये भी पता है, पहले क्वेश्चन ये भी पेट होता था कि पंचवर्षीय योजना के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार नीति आयोग के जो मेन अध्यक्ष होंगे वो भी प्रधानमंत्री होंगे। तो सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुई है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 12 से लेकर 17 था। और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में, यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएँ हुई, तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सबसे अधिक थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर जो है सर्वाधिक हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार
भारत के किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे कम है, यानी सेक्सुअल रेशियो जो है वो किस स्टेट में सबसे कम है। सेक्सुअल रेशियो आप लोगों को पता भी होगा कि 1000 पुरुष पर जो है कितनी महिलाएं हैं, इसी को एक तरीके से लिंगा अनुपात बोलते हैं और इसी को सेक्सुअल रेशियो भी बोलते हैं। तो हरियाणा वो राज्य है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, यानी हरियाणा में जो है 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं, यानी जो मेजरमेंट किया जाता है 1000 पुरुषों पर किया जाता है, तो वहाँ पर प्रति 1000 पुरुष पर जो है 879 महिला पाई गई हैं। और ये तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो वो केरल राज्य हो जाएगा। केरल राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात पाया गया है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला हैं, यानी कि 1000 मेल पर जो है 1084 वोमेंस हैं। ये केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और अगर कम राज्य की बात करें तो कम राज्य में आपका जो हो जाएगा वो हरियाणा हो जाएगा। इसी तरह जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, जनगणना से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है। और यदि मैं बात करूं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का है, तो स्टेट बिहार का है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने 3 या 4 डिस्कस किए हुए हैं कि सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन से अगर जनगणना से क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए भी हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, क्योंकि जनगणना से भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त योम लौह की नीति आपने सुना भी होगा। तो रक्त योम लौह की नीति में विश्वास कौन सा गुलाम वंश का शासक रखता था, यानी रक्त योम लौह की नीति किस गुलाम वंश के शासक ने अपनाई हुई थी। तो गयासुद्दीन बलबन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो गयासुद्दीन बलबन जो था उसने रक्त योम लौह नीति को अपनाया हुआ था, यानी रक्त एवं लौह नीति में विश्वास वो करता था, मार काट में ज़्यादा वो बिलीव रखता था, इसलिए उसे एक उपनाम दे दिया गया। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप लोग। 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे यम जी रानाडे थे। और यम जी रानाडे का पूरा नाम जो था, यम फॉर महादेव था, जी फॉर गोविंद था, और रानाडे तो रानाडे है ही हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी था जिसने गोलियां चलवाईं। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा और सुना भी होगा, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके 4-5 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। तो देखिए, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी जिसने गोलियां चलवाई हुई थी वो जनरल डायर था। डायर के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। तो क्या हुआ था, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये किस जगह हुआ था, तो अमृतसर के निकट एक बाग था जलियांवाला बाग, उसको नाम से जाना जाता है। तो उस बाग में हुआ था। और उसने क्यों गोली चलवाई या क्या पूरा मैटर था, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बाग में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। और ये लोग जो है रोलैक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, यानी रोलैक्ट एक्ट जो आया हुआ था उसके खिलाफ में एक तरीके से आज के टाइम में देखिए जैसे काफ़ी संगठन हैं और किसी चीज़ के लिए वो विरोध करते हैं एकत्रित होकर, तो वैसे यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध कर रहे थे। लेकिन ये जो जनरल डायर था, बिना किसी पूर्व सूचना के इसने चारों तरफ से पुलिसकर्मियों को कवर करवा करके गोलियां चलवा दी थी। इसमें काफ़ी एक तरीके से नरसंहार हुआ था और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस हो गया। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन रहे हैं कि वो सैन्य अधिकारी कौन था जिसने गोलियां चलवाने का आदेश दिया हुआ था, तो वो जनरल डायर था। सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और किस चीज़ का लोग विरोध कर रहे थे, रोलैक्ट एक्ट का वहाँ पर विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो आपके 3-4 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उस सारे फलों में, खट्टे पदार्थ वाले में विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू और संतरा भी खट्टे पदार्थ होते हैं, इसलिए इसमें भी विटामिन सी पाया जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
ये भी एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीएससी की परीक्षा में आया भी हुआ है। आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो आम की, वैसे तो आप लोगों ने ज़्यादा दशहरी का नाम सुना होगा, और अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो दशहरी ही जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग आंसर टिक करेंगे। लेकिन अल्फांसो एक प्रजाति होती है जिसको निर्यात के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्राथमिकता दी जाती है। यानी आम को जब विदेश भेजा जाता है तो वो कौन सी प्रजाति होती है जिसको भेजने में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो वो अल्फांसो प्रजाति है जिसको भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? यानी किस सन में जो है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद गठित हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान ने पंचायतों को, यानी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया हुआ था। और ये संशोधन किस सन में आया था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये 1992 ईस्वी में संशोधन हुआ था। 73 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था, यानी 73वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो ग्राम पंचायत से संबंधित था और 1992 में हुआ था। और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। यानी 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को एक तरीके से राष्ट्रीय गान घोषित किया। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान गाया गया वो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और आज के सीरीज के 17 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और आई होप आप लोगों की सीरीज ये काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। तो आप सभी सीरीज को एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा, क्योंकि सारे सीरीज भी वही महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और मैं भी यही प्रे करूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर में इस सीरीज़ से जो 30 नंबर की आएगी सीरीज़ आपकी सेक्शन जो रहेगा, इस सीरीज़ में से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाए देखने को, जिससे आप लोगों के अधिकतम अंक सही हो जाएं। ठीक है, तो मेरे चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो और अपने आप स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। लेकिन आप लोगों को बस यही मैं कहूँगा कि सारी सीरीज 10 पार्ट जो मैं दिया हूँ उसे देख लीजिए। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स की सीरीज को भी देख कर जाइएगा। आगे ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जो भी आपकी आगामी परीक्षाएँ होंगी उसके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।